5 हो रहा था, ये 5 यूनिट इधर से जा रही है और 5 ही को इधर लगा दे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे 5 इधर से 5 इधर से, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओहो, का तो नहीं है। चलो हाँ, तो आज अपन को डिस्कस करना है वो होमवर्क जो अपने लास्ट लेक्चर में दिया था ना, तो चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा होगा, तुम कहां से बताओगे भाई? तो चलो मैं ही बता देता हूं। देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो पहले सबसे पहले इस लेक्चर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब जो ए और बी हैं, देखो इंग्लिश में नोट्स इंग्लिश में लिखा हुआ है भैया, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो तुम्हें हिंदी करनी पड़ेगी अच्छे से समझने के लिए। तो क्वेश्चन में कहिए इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों के, उनका जो रिजल्टेंट भी है वो भी इक्वल है। देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनका वेक्टर इक्वल है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, मतलब किसी एक वेक्टर के बराबर, मतलब दोनों के बराबर होगा वो। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है, तो बताओ एंगल कितना होगा? तो अगर ए बराबर बी बराबर आर हो जाए तो तुमसे क्या पूछा? थीटा पूछा है। मान लो एक्स, मान लो इसकी वैल्यू तीनों की, खुशी मान लो तुम्हारा मन करे कि भैया इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड एक्स है, तो बताओ थीटा कितना होगा? तो तुमको पता है फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, कौन सा? आर बराबर अंडर रूट, तो मैं आर स्क्वायर लिख दूं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे अंडर रूट लगाओ, क्या मतलब पड़ रहा है? स्क्वायर लगा दो, बढ़िया रहेगा। तो आर की वैल्यू भी कितनी है? एक्स, ए की वैल्यू भी कितनी है? एक्स, बी की वैल्यू भी कितनी है? एक्स, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू एक्स, कॉस थीटा अपन को चाहिए। क्वेश्चन में कहा है ए बी और आर बराबर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन का मतलब। अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम तो ऐसे सॉल्व कर लेते। इस क्वेश्चन का मेन मकसद है लैंग्वेज समझो। इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है? लैंग्वेज समझो कि यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है, तो बताओ उनके बीच में एंगल कितना होगा? आप कैलकुलेशन देखते हैं, देखो देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर, वैसे तो काट सकते हैं, ऐसे करो तुम तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इस 2x स्क्वायर को उधर ले जाओ, बच्चों की तरह करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। 2x स्क्वायर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 को नीचे ले जाओ, -1/2 बराबर, तो -1/2। मैंने कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू बता रखी तुमको? -1/2 वैल्यू होती है कॉस में 120 डिग्री। मैंने पिछले लेक्चर में याद कराया इसको भाई, पिछले लेक्चर में मैंने याद करवाया है। कॉस 120 होता है -1/2, तो थीटा कितनी डिग्री हो गया? 120। अब बच्चों की इसमें गलती होती है कैलकुलेशन की। क्या बच्चे क्या करते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, वाह कॉस थीटा ऐसे करा रहा है यार, है नशेबाजी चल रही है। टीप आके बैठे हैं, सर हमको तो आ गया समझ में, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। नशेबाजों, इसको पहले इधर ले जाओगे, सॉल्व करोगे, या कॉस आ रहा है प्लस नहीं हो सकता, ये बाद में डिवाइड देना है इसको। कई बच्चों ने किया होगा, सर इसमें क्या गलती है? अब तुम क्या पूछ तो सकते नहीं हो अभी यहाँ पे, तो भैया पूछ नहीं सकते, तो मैंने बता दिया पहले से ही कि भैया डिवाइड होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होता। जो तुम करना चाह रहे हो ऐसे सॉल्व किया है तो बिल्कुल सही है। दोबारा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है। आर, ए और एक्स, बी की वैल्यू सब बराबर है, सॉल्व करो, थीटा 120, तो इसका आंसर है 120 डिग्री। कुल मिलाकर मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, उसको शुद्ध हिंदी में नोट्स में लिख लेना। क्या? यदि दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है, तो 100% दोनों के बीच में थीटा 120 डिग्री होगा। मतलब ये क्वेश्चन जब आए तो तुम्हें सॉल्व करने का इंतजार नहीं करना, इसका जो कंक्लूजन है सीधे याद रखना है कि 120 डिग्री के ऊपर दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर लग रहे हैं। 120 डिग्री पे दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आएगा। ये याद कर लो, रट लो, और अच्छे से स्टार लगा के इसको डिब्बे में बंद कर लो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है हमें इसकी सीधी जरूरत पड़ेगी इस लाइन की। ठीक है, तो इसको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है तो थीटा 120 होगा। या ऐसे लिख लो, दो वेक्टर सेम है और 120 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है। ये कैसे भी लिख लो, बात तो एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन, ये तुमको दिया था, दो वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे, मैग्नीट्यूड पूछा है, 3 वेक्टर का सम पूछा है। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें ए बी और थीटा ऐसे दिया है? नहीं दिया। तो तुम्हें वेक्टर सम करने का मतलब हुआ इन पे आई कैप जे कैप लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है? ये ऐसे लग रहा है, आई कैप जे कैप ऐसे लग रहा है, ठीक है? तो ध्यान से, तुमसे पूछा तीनों वेक्टर का सम पूछो, तो ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर लो, बस यही है। अब इसमें एंगल नहीं दिया ना अपन को, ये एंगल कितना है, तो मतलब तीनों का सम पूछा है, सम पूछा है, कम सम कर लो, वो वेक्टर फॉर्म में तो लिखा हुआ है। तो 4i माइनस जे कैप माइनस 3i प्लस 2j माइनस 3j। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आर वेक्टर बराबर आई कितनी बार है, 2 बार है, 4 - 3i कैप, ये कितना आ रहा है, -3 1 -4 -2 आई कैप माइनस, ओके, आई कैप माइनस 2j कैप। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पूछा तो आर वेक्टर आ गया। बाई चांस अगर तुम्हें इस टर्म में मैग्नीट्यूड पूछे, तो इस टर्म में मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिखा रखा है ना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का। अरे यूनिट वेक्टर जब पढ़ाया था तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सिखाया था ना इस फॉर्मेट में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करना है, देख लो। मतलब अगर नॉर्मल ऐसे वेक्टर में लिखा हुआ है तो नॉर्मल सम कर लो, दिमाग मत चलाओ फालतू का। अब इसमें ए देता, बी देता, थीटा देता, तो हमें पता है फॉर्मूला लगाते, लेकिन इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि अगर नॉर्मली सम पूछे वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ तो उसको नॉर्मली सम कर दो, ठीक है, ज्यादा दिमाग चलाने की इसमें जरूरत है नहीं अपन को। तो यही आंसर है। तो कितना हो गया, ये √4 और एक ये 5, √5। ओके, अगला होमवर्क, नॉर्मल प्लस कर दिया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, जिसने लैंग्वेज समझ ली वो सही करेगा। 25 मीटर पर सेकेंड एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मेन इसका मकसद है इसकी लैंग्वेज समझाना। देखो देखो इसमें अगर ध्यान से देखो, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करी है, और जब तुमने स्टार्टिंग के मेरे जो लेक्चर हैं, पहले दूसरे लेक्चर के दूसरे लेक्चर में, तो मैंने तुमको बताया हुआ है कि वेक्टर को कैसे न्यूज वाले सिस्टम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में लिखते हैं, ये मैंने सिखा रखा है तुमको, पहले ही दूसरे लेक्चर में सिखा दिया था। तो बस जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये बना लिया करो, ईस्ट वेस्ट, ये अपन सीख चुके हैं भैया पहले, ये कोई पहली बार नहीं बता रहा मैं, ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, कंटे काट चुका हूँ। देखो अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है, 25 मीटर पर सेकंड में नॉर्थ, 25 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ, और 10 मीटर पर सेकंड है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के ईस्ट की तरफ। मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ना सिखा रखा है पहली सेकंड लेक्चर में। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है साउथ से ईस्ट की तरफ, कितने डिग्री, 60 डिग्री पे, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो बच्चों की गलती क्या होती है इसमें, तुम क्या करते हो, थीटा 60 डिग्री ले लेते हो। अरे भैया क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया साउथ से ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। पहले न्यूज वाले सिस्टम में इसको बना लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट में बनाओ पहले इसको, क्योंकि तुम्हें अगर रिजल्टेंट चाहिए, तुमसे रिजल्टेंट पूछा है, तुम्हें रिजल्टेंट का फॉर्मूला अच्छे से रटा हुआ है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बच्चों को थीटा दिखता है 60 डिग्री, अब ये थीटा 60 डिग्री है ही नहीं। थीटा किसके बीच का एंगल होता है बताओ, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल, मतलब 25 और 10 के बीच का। क्या वो दिया है, नहीं दिया यार, तुमसे कहिए साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री पे लग रहा है, तो ये एंगल 120 होगा। कुल मिला के इस न्यूमेरिकल के अंदर ए 25 है, 20 10 है, और थीटा 120 है, और सबको पता है cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। पुट करोगे आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन का मकसद मेरे को वैल्यू पुट करके सिखाना नहीं है, वो तो तुम वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को यह सिखाना है इस एंगल में, इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना लोगे। बच्चे इस क्वेश्चन में थीटा 60 डिग्री लेते हैं यार, पहले लैंग्वेज उनको नहीं, मतलब इस बात से डायग्राम बनाया करो, पहले डायग्राम बनाओ। नॉर्थ में है ये 10 मीटर पर सेकंड, उसने कहां दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो भैया, साउथ से ईस्ट की तरफ बन रहा है 10 मीटर पर सेकंड, साउथ से ईस्ट की तरफ। ये लैंग्वेज पढ़ना मैं सिखा रखा हूं सेकंड लेक्चर के अंदर ही, तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा जरूर देख लेना, ये चीज मैं सिखा चुका हूं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो साउथ से 10 मीटर पर सेकंड जो है वो 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल कहां हुआ, थीटा होता है ए और बी के बीच का, तो ए और बी के बीच का एंगल 120 है, यहां 120 लेना है, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाए। अब वैल्यू पुट करने में तो तुम्हारी काम है, मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक है, देख लो, आराम से सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व किया करो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन। दो वेक्टर हैं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अच्छा, दो वेक्टर हैं p प्लस क्यू
और बी है पी माइनस क्यू, और हमको रिजल्टेंट दिया हुआ है आर, कितना, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और हमसे पूछा है एंगल, एंगल पूछा थीटा। तो तुम्हें तो पता ही है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो लगा दो, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले फॉर्मूला लिखो, अंडर रूट की जगह मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन में दिक्कत आई हो और आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है। देखो आर की वैल्यू कितनी है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू पी प्लस क्यू, बी की वैल्यू पी माइनस क्यू, कॉस थीटा अपन को चाहिए। ये काम तो तुमने कर लिया होगा, तुम्हें पता तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तुमने वैल्यू पुट कर ली होगी, इतना काम तुम्हारा है। अब ये बेफालतू करके अंडर रूट लगा के छोड़ दो और सॉल्व करने में लग रहे हो, अरे अंडर रूट तब पड़ेगा फालतू में, स्क्वायर लगा दो ना इधर, अंडर रूट हट जाएगा इसका। तो चलो सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट हटा लिया करो पहले, अगर वो कैलकुलेशन टफ करे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत टफ चीज पूछी है मैंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p, अच्छा यही होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करो, देखो 2pq से 2pq गया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2, वो तो जो लिख रहा है वो लिखो, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। कैलकुलेशन करते रहो बस, तुम अपने आप आंसर आ जाएगा, यहां पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं, कैलकुलेशन देखते रहो। 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर को इधर ले जाओ, इसको मत ले जाना, ये कॉस थीटा के साथ है, वो गलती मत करना कैलकुलेशन वाली, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बराबर जो बचा हुआ है वो लिख दो। यार नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं यार, टफ भी नहीं कर रहा कुछ। वैल्यू पुट की है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कट गया वो कट गया, जो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, इनको धर ले जाके लिख दिया। देखो पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो माइनस को कॉमन ले लो यहां से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है, कॉस थीटा बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर है अपॉन 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे। ये आंसर आ रहा है। अब ये आंसर कौन सा है, ये तो कोई सा नहीं दिख रहा रे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है ऊपर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन दोनों में दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। अब यार ये वाला माइनस यहां ऊपर की तरफ नहीं, तो ये माइनस को मेरे को हटाना पड़ेगा। ये माइनस कैसे हटेगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, हटाओ, क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर, इस वाले माइनस को हटाना है अपन को, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं करना। अरे आंसर नॉर्मली यही है लेकिन मैच नहीं कर रहा ना, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो माइनस को कॉमन लेके इसके, यानी नीचे से माइनस को कॉमन लोगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो ये क्या 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन से मैच कर जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रहा आंसर। ये हमने जुगाड़बाजी क्यों करी, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन से, तो माइनस है नहीं कहीं पे, ऊपर तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे दोनों माइनस होंगे, तो इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को मतलब ऐसे समझ लो नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। कई बच्चे पता है होते समझदार, सर माइनस को नीचे लेके तो प्लस का हो जाएगा, अरे भैया ऐसी हरकतें मत कर देना, मैथ का मर्डर कर दो कहीं, माइनस को नीचे ले जाओ सर वो प्लस का हो जाएगा, अरे वो पावर में होता है खेल, यहां मत कर देना, ठीक है। तो आंसर ये है इसका, नोट कर लो, बिना देखे सॉल्व करो, कैलकुलेशन बिना देखे करो इसकी, नॉर्मल कैलकुलेशन तुम्हारे सामने हो रही है, तुम अगर कैलकुलेशन देखोगे भी खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर है इसका डी, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था इसलिए माइनस को हटाना पड़ा, वहां से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया उसका, ये मान लो, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन होमवर्क का, इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन 6 न्यूटन 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन का कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। देखो
एक बात तुमको पहले से अच्छे से पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो किस किस के बीच में वेरी करता है। जैसे मान लो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का हम बार बार एग्जाम्पल लेंगे, इसको याद रखो। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 7 न्यूटन। मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? 1 न्यूटन। ये कैसा आया? ए प्लस बी से, और ये आया ए माइनस बी से, 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू थी और 180 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी, ठीक है। और 0 डिग्री पे हम प्लस कर सकते हैं, 180 डिग्री पे माइनस। मतलब कोई भी अगर रिजल्टेंट होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में ही वेरी करेगा। मतलब जो भी आंसर होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर भी हो सकते हैं और इनके बीच में होंगे। ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता और ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता। ध्यान से, जैसे मैंने बोला कोई दो फोर्स ले लिए 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। मैंने पूछा इनका रिजल्टेंट किस के बीच में वेरी करेगा, तो भैया दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है? 25, और माइनस कर दो कितना आ रहा है? 5। मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा 5 और 25 के बीच में वेरी करेगा। ना 25 से ज्यादा हो सकता है रिजल्टेंट और ना 5 से कम हो सकता है। ये लिमिट होती है कि जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही वेरी करेगी, ना ज्यादा हो सकता है ना ही कम हो सकता है। ये वाली बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि जो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट जो आएगा वो a प्लस बी अगर मैं करूं तो उसके बराबर आ सकता है, मैग्नीट्यूड है, या a प्लस बी से छोटा आएगा, बड़ा नहीं हो सकता इससे। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है जैसे 10 और 15 का 25 के बराबर हो सकता है और इससे कम हो सकता है, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर माइनस की टर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी जो होगा, इनको नोट कर लेना, ये कई बार पूछ लेता है इस फॉर्मेट में। तो जो a प्लस बी होगा a माइनस बी की टर्म में, तो इसके बराबर तो हो ही सकता है, जैसे 5 हो सकता है, और 5 से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही बैठेगा। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में वेरी कर रहा है, इसको नोट जरूर कर लेना इस चीज को। a प्लस बी जो है मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों मैग्नीट्यूड के प्लस के और माइनस की बीच की रेंज में काम करता है। बीच की किसमें काम करता है? रेंज में काम करता है। ध्यान रखना इस चीज को। a प्लस बी जो है a और प्लस बी के कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन a माइनस बी के बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा बैठेगा कम। मतलब 15 और 25, 5 और 25 के बीच में वेरी करेगा। तो सेम है, 10 और 6 न्यूटन लग रहे हैं, तो 10 प्लस 6 और 10 माइनस 6 के बीच में वेरी करेगा आंसर। तो या तो 16 होगा या 4 और 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है आंसर। 4 16 भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। कांट भी रिजल्टेंट, तो देखो 4 और 16 के बीच में ये नहीं आ रहा 3.5 और ना ही 18 आ रहा है। 4 और 16 के बीच में दो ही ऑप्शन है, 4 और 6 न्यूटन, मतलब ये रिजल्टेंट हो सकते हैं। 4 न्यूटन बराबर भी हो सकता है ना, 4 न्यूटन भी हो सकता है, 6 न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन 3.5 तो 4 से कम बैठ रहा है, ये 18 जो 16 से ज्यादा बैठ रहा है, तो इनके बीच में वेरी करेगा। तो जो रिजल्टेंट होता है, इस बात को लिख लो कि रिजल्टेंट जो होता है दोनों वेक्टर के सम, मैग्नीट्यूड के सम और माइनस के डिफरेंस, जो माइनस आया है उनके बीच में वेरी कर सकता है, बराबर हो सकता है, ना तो a माइनस बी से कम हो सकता है ना a प्लस बी से ज्यादा हो सकता है। और वो सीख चुके हैं अपन लास्ट लेक्चर में, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, इसी के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि मैक्सिमम 0 डिग्री पे आएगा, मिनिमम 180 डिग्री पे आएगा। तो जो बीच का आएगा वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है जो तुम्हारे सामने कि दो आंसर नहीं होंगे, 3.5 वाला भी नहीं होगा और 18 वाला भी नहीं होगा। जैसे ये देखो, when two vector a vector are added then magnitude a और b को मैंने ऐड कर दिया, मतलब वेक्टर सम कर दिया। तो जो वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो a प्लस बी के बराबर हो सकता है, a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, a प्लस बी के बराबर हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी से कम हो सकता है, इक्वल टू a प्लस बी ये भी हो सकता है। देखो लेस देन a प्लस बी हो सकता है, लेस देन a प्लस बी हो सकता है, इक्वल टू a प्लस बी ये भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी ये भी हो सकता है। तो वैसे तो तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन कोई एक ज्यादा चूज करने को भैया कौन सा, तो भैया लेस देन भी हो सकता है, a प्लस बी के बराबर भी हो सकता है। इसमें दोनों बातें आ रही हैं, इसमें दोनों बातें आ रही है ना, ये दोनों बातें इसके अंदर आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। तो ध्यान से, a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, a प्लस बी के बराबर और कम होगा। मैंने ये बात तुम कही थी ना, ये वाली चीज लिख लेना, ये वाली चीज जरूर लिख लेना, इस फॉर्मेट में काम पड़ जाता है कई बार। तो a प्लस बी से, फिर से a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता और a माइनस बी से कम नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज को याद रखो। चलो ये क्वेश्चन हो गया होगा, देखो देखो होमवर्क में तुम सब कर चुके बेटा,
घर से देखो देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए वो जरूर सॉल्व करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। तुम क्या करो, कहीं क्वेश्चन ना लिखो, क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रॉपर जैसे नोट्स बनाते हो, नोट जरूरी है। और जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे उसके ऊपर स्टार लगा के लिख लेना, कि जो हमसे एक बार में नहीं हुए, मतलब वो टफ सा लग रहा है हमको, तो स्टार लगा के लिख लेना। तो चलो, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम कितना होता है, जैसे ए और बी है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए प्लस बी, मिनिमम हो सकता है ए माइनस बी। तो मैक्सिमम है 17 न्यूटन, मिनिमम है 7 न्यूटन, और हमसे पूछा है ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री, ऑर्थोगोनली का मतलब होगा 90 डिग्री। तो हमें रिजल्टेंट चाहिए, हमें आर चाहिए जब थीटा कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो। क्वेश्चन में हमें ए और बी नहीं दिए, पहली बात तो ये है, बच्चे इनको ए और बी समझ लेते हैं 17 और 7 को। अरे भैया क्वेश्चन में कही है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम कितना हो सकता है 17, मिनिमम कितना हो सकता है 7। तो मैक्सिमम मतलब ए प्लस बी, मिनिमम मतलब ए माइनस बी, मतलब कुल मिला के 17 और 7, ए और बी की वैल्यू तो नहीं है। अगर तुमने ए और बी की वैल्यू ली है तो भाई गलत किया है, समझ गए ना। तो ये तुमसे गलती हो जाती है कई बार कि ए प्लस 17 और 7 को तुम ए और बी मान लेते हो, थीटा 90 डिग्री रखते हो और आंसर निकाल लेते हो ना, गलत है बिल्कुल, नहीं खेलना में, बेईमानी नहीं करनी। तो ए प्लस बी कितना दिया है, लिख दो 17 है, ए माइनस बी 7। तो पहले ए और बी की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, ए और बी की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है, दोनों को सम कर दो। तो 2a बराबर 24, तो ए बराबर आ गया हमारे पास 12। ए है 12 न्यूटन, अगर ए 12 न्यूटन है फिर तो बी आई जाएगा, फिर तो बी आई जाएगा। बी निकालो कितना आ रहा है, इसमें पुट कर दो। अरे दो इक्वेशन दोनों तो सॉल्व करना आता है ना। तो ए मतलब 12 माइनस बी बराबर 7, तो बी बराबर कितना आ गया 12 माइनस 7, कितना आ गया 5, तो बी है 5। तो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5। देख लो भाई ध्यान से एक बार देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बोलोगे, बोल तो नहीं सकते लेकिन हाँ दोबारा पॉज करके यानी पीछे जाके दोबारा इस वीडियो को देख लेना, है ना। तो 12 और 5 हमारे पास आ गया, ए और बी की वैल्यू आ गई, ए माइनस बी आ गया, दे रखा था, सॉल्व किया, ए और बी हमें ए और बी निकालना है। ए और बी आ गए फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो ए और बी आ गए तो वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आर चाहिए मेरे को, ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 25, 2ab cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मत लिखो, ठीक है। तो ये 144, 25 और ये 13, आंसर कितना आ रहा है 13, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करने का काम तुम्हारा है, ये सॉल्व तुम खुद करो, मैं तो आंसर बता दिया। तो अब देखो ए आ गया, बी आ गया, वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो 17 और 7 ए और बी की वैल्यू नहीं थी, हम क्या ए और बी की वैल्यू समझ रहे हैं, हम होशियार हैं, बताए हमें नहीं है इंग्लिश से हिंदी करने से मतलब। तुम तो भयंकर इंग्लिश चलाते हो अपनी, मैक्सिमम एंड मिनिमम साफ साफ लिख रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज दिस एंड दिस। बच्चे अच्छा ये ए है ये बी, अरे यार पढ़ तो लो यार, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या, तुम लैंग्वेज ही नहीं पढ़ते हो, तुम अपने मन से एजप्शन मान लेते हो ये ए और बी ही होगा। अरे क्यों होगा, जबरदस्ती है क्या, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो लिखा क्या है। तो चलो इसी टाइप का ये क्वेश्चन ये है, टू वेक्टर है मैग्नीट्यूड इन द रेशियो ऑफ 3:5। मैग्नीट्यूड नहीं दिए, मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया है, मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया 3:5, मतलब ए रेशियो बी कितना होगा 3:5। तो ऐसा हो सकता है ए की वैल्यू मान लो 3x, बी की वैल्यू मान लो 5x, 3 और 5 मान लो कि रेशियो उनका 3 और 5 आना चाहिए। तो ऐसा करो, इसको 3x मान लो, इसको 5x, डिवाइड दोगे देखो 3/5 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इनका रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। रेशियो है तो ए को मान लो 3x, बी को मान लो 5x, ठीक है। आगे क्या करना है, थीटा दिया है 5/3, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई का, कितना आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ देयर रिजल्टेंट इज 35, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अगर हमें आर दिया हुआ तो ए और बी की वैल्यू पूछी है। अब बच्चे कह रहे हैं ए और बी 3 और 5 मान लेते हैं, अरे भैया तो ए और बी 3 और 5 कैसे मान सकता है, ए और बी तो पूछा है। यहां उसने कही है रेशो, रेशो दिया हुआ है, रेशो का मतलब होता है ऐसे लिखना, हो सकता है नहीं भैया, पहली बात तो नई चीज नहीं है तुम्हारे लिए,
फिर भी अगर तुम्हें नई चीज लग रही है तो भैया ऐसे लिखना आगे से, अगर रेशो की बात करें कि ए की वैल्यू 3x मान सकता हूं, बी की वैल्यू 5x, तो मेरे को x फाइंड आउट करना है जिससे ए और बी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, वैसे ये बातें तुम्हारे पहली आ जाती है, कोई रेशो वाली चीज कोई पहली बार आई है तुम्हारे लिए? 6th 7th 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे रेशो के बारे में। तो अगर फिर भी है पहली बार आई है तो इसको 3x मानो, इसको 5x मानो, ठीक है? चलो वैल्यू पुट कर दो, नई चीज है तो उसको लिख लेना। चलो वैल्यू पुट करो, r बराबर अंडर रूट आर, आर कितना दिया हुआ है 35, आर कितना है 35। चलो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पहले लिख लो इसको। आर बराबर रूट ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू कितनी है 5x, और ये हो गया 2 3x 5x, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई थी, π/3 मतलब 60 डिग्री cos 60। सॉल्व करो, आर बराबर, आर की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 का स्क्वायर कर दो इधर। 35 का स्क्वायर तो करोगे ना, अंडर रूट हटा दो इधर से, 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस ये हो गया 15 30 30x स्क्वायर cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी अपन को, है ना? तो cos 60 हो गया 1/2। ओके, तो 35 का स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, एक साथ ही प्लस कर लेंगे, प्लस 15x स्क्वायर। पहले यहां तक चेक कर लो, पहले यहां तक कैलकुलेशन दे लो, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, पहले कैलकुलेशन देख लो तुम अपने हिसाब से, ठीक है? देख लो दोबारा, आर की वैल्यू दी हुई है 35, 3x हो गया 5x हो गया, इसका स्क्वायर किया मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, ठीक है? तो 35 का स्क्वायर निकालो, ये क्या हुआ भाई, एक सेकेंड, हाँ चलो सॉल्व करो इसको। 35 का स्क्वायर कर लो पहले, 35 इंटू 35, 35 इंटू 35 ये आ गया 12 2 2 5 9 15 49x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 12 2 5 अपॉन 49। डिवाइड दे लो इसका जल्दी, डिवाइड दे लो, कितना आ रहा है 25, तो एक्स बराबर आ गया 5। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 5। वो तो कैलकुलेशन तुम करते रहना आराम से, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 5 5 वैल्यू पुट करो, यहाँ कितनी आ रही है 15, एक्स की वैल्यू तो एक्स बराबर आ गया 3 इंटू 5, बी की वैल्यू आ गई 5 इंटू 5, मतलब आंसर है 15 और 25। 15 और 25 कितना हुआ, ये भी, ये है भाई आंसर। देखो ध्यान से, पहले एक बार पढ़ लो, खुद देख लो, कोई दिक्कत आए तो दोबारा देख लेना। ए की वैल्यू नहीं दी हुई, बी की वैल्यू नहीं दी हुई, रेशियो दिया हुआ है तो एक को माना 3x 5x, थीटा अपन को दिया आर की वैल्यू, बस सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो तुम, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर 15 और 25 है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें, देख लो भैया, ये तुमने लिखा था 100 डाइन 60 डिग्री और 1 मिली न्यूटन, क्या क्या लिखा हुआ है, 100 डाइन लिखा हुआ है, पहली बात तो ये इस क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो ए की वैल्यू 100 डाइन है, मतलब इसका सीजीएस में आंसर निकालना है 100 डाइन, पहले सीजीएस में सॉल्व कर लेते हैं। बी की वैल्यू है, लिखा हुआ क्वेश्चन में डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बी है 1 मिली न्यूटन, 1 मिली न्यूटन, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मतलब ये 10 की पावर -3 न्यूटन है। एक डाइन में है और एक न्यूटन में है, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को डाइन डाइन में कर लो या दोनों को न्यूटन न्यूटन में कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? इसको मैं न्यूटन भी बना सकता हूं, इसको डाइन भी, तो तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, बस तुम्हें पता होना चाहिए एक न्यूटन के पास कितनी चुड़ैल होती है, 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए जो हमने डायमेंशन में भी डिस्कस किया हुआ है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ओके, अब हमें पहले इसको डाइन में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर -3 अपॉन डिवाइड देना होगा 10 की पावर 5 का, या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 2 डाइन, मतलब यहां पे आ गया 100 डाइन, 100 चुड़ैल आ गई हमारे पास। तो हमें क्या करना है, दोबारा ए बराबर 100 डाइन दिया हुआ है,
बी बराबर 10 की पावर -3 न्यूटन दिया हुआ है, इसको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो हमें कितने न्यूटन में चाहिए? 10 की पावर -3 में, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन सेंस की बात है। तो 100 डाइन आ गया, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ए की वैल्यू भी 100, बी की वैल्यू भी 100। चलो आर निकालते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, -2ab थीटा। अब थीटा कितनी डिग्री है वो तो देख लो। देखो मुंह से पूछ मिल रही है तो ये थीटा थोड़ा होता है, थीटा होगा ये वाला एंगल 120 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर में सब सिखा रखा है, यहां पे मैं टाइम पास नहीं करूंगा, ये मैं सब पहले सिखा चुका हूं। अगर मुंह से पूछ मिल रही हो तो 180 में से माइनस करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। आर बराबर अंडर रूट 100 का स्क्वायर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन इसमें, 100 का स्क्वायर माइनस ध्यान से 200, 100, ये यहां तो वैसे तो प्लस आएगा, माइनस अब लगेगा cos 120 की वैल्यू -1/2, प्लस 2ab cos थीटा होता है, cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल। ये देखो ये भी 100 का स्क्वायर, ये भी 100 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 100 का स्क्वायर, मतलब आंसर आ गया 100, 100 डाइन, आंसर है 100 डाइन। ठीक है, तो इसका आंसर 100 डाइन है, बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू है 100 डाइन। लेकिन क्वेश्चन आंसर देखो किसमें पूछा है, मिली न्यूटन में पूछा है। आंसर किसमें पूछा है? मिली न्यूटन में पूछा, मतलब न्यूटन निकाल लो पहले, आंसर न्यूटन में। हो सकता है तुम पहले पहले न्यूटन करना चाहो, पहले कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहां न्यूटन में कन्वर्ट करो, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 5 का डिवाइड, अरे भैया बड़ी यूनिट पे जा रहे तो डिवाइड देना पड़ेगा 10 की पावर 5। तो 100 अपॉन 10 की पावर 5 कितना हो गया? 10 की पावर -3 न्यूटन, और 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं, मतलब 1 मिली न्यूटन आंसर है। अब कई बच्चे फैल गए होंगे, मुझे पता कई बच्चे फैल गए होंगे इसके अंदर कि कहना क्या चाह रहे हो। अरे भाई तुम बच्चे तो हो नहीं 2 दिन के, तुम्हें ये पता है कि भैया 1 न्यूटन में अगर इतने डाइन होते हैं तो डाइन को न्यूटन में, न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करना है? न्यूटन से डाइन पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, डाइन से न्यूटन पे जाओगे तो डिवाइड दोगे ना। न्यूटन से डाइन जा रहे हो तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, और डाइन से न्यूटन जाना है डिवाइड दे दो, डाइन से न्यूटन जाना है डिवाइड दे दो। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, जैसे किलो का मतलब 1000, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3, जैसे 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो ये समझने में आना चाहिए कि 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस। तो देखो ये मिली मैंने यहां पे भी यूज किया था, आंसर आया ये, मतलब 1 मिली न्यूटन आंसर है, क्योंकि उसने आंसर मिली न्यूटन में पूछा है। ठीक है, और थीटा 120 डिग्री लेना, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना इसकी, ये भी कर ही लिया होगा तुमने वैसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो हो सकता है ये तो हो गया हो आराम से तुमसे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एंड 2f, मतलब ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ध्यान देखना इस क्वेश्चन को। परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, ओहो ये थोड़ी समस्या, ध्यान से। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एफ एंड 2f इज परपेंडिकुलर टू एफ, मतलब ये 90 डिग्री जो दे रखा है, क्या चीज दे रखी है? ओहो ये 90 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है? ये 90 डिग्री अल्फा दिया, ये थीटा नहीं है। ध्यान से, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत मेहनत की अल्फा के ऊपर। अल्फा का मतलब होता है रिजल्टेंट का किसी वेक्टर के साथ एंगल, रिजल्टेंट का किसी वेक्टर के साथ एंगल। और देखो रिजल्टेंट का ही तो एंगल दिया हुआ है, क्या उसने क्वेश्चन में कही है दोनों फोर्स के बीच का एंगल है? नहीं कही, देख लो, दोनों एंगल, दोनों फोर्स के बीच का तो एंगल पूछा है, मतलब तुमसे थीटा पूछा है। ये क्वेश्चन देने का मकसद ही मेरा ये है, तुम्हें ये पता रहे कि अल्फा क्या चीज है। अल्फा रिजल्टेंट के साथ एंगल है, और किसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है? एफ के। मतलब ऐसे समझो कोई फोर्स एफ है, इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आ रहा है, तो बताओ 2f यहां कहीं होगा, बीच में तो होता है रिजल्टेंट। तो f इधर है, 2f इधर है, तो बीच में 90 डिग्री पे उसका रिजल्टेंट है, क्वेश्चन में कहिए। तो 100% 2f ऐसे लग रहा होगा टेढ़ा, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि f ऐसे है 2f ऐसे है और रिजल्टेंट ऊपर जा रहा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स जा इधर रही है? ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको हटाओ, ये तो बच्चों वाली हरकत है। f इधर है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री एंगल किसके साथ दिया है? f के साथ। तो पहले फॉर्मूला लिखो, tan अल्फा बराबर b sin थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ जो ये अल्फा होता है ये इसके साथ एंगल होता है नहीं होता, जो यहां रखोगे तो यहां तुम्हें एफ रखोगे 2f रखोगे, दिमाग चलाओ। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, बी की वैल्यू तुम्हें 2f लेनी पड़ेगी, थीटा तुमसे पूछा है, ए की जगह तुम्हें एफ ही लिखना पड़ेगा 2f cos थीटा। मैंने पिछले लेक्चर में इस बात पे बहुत मेहनत की है और मैंने कहा था ये बहुत जरूरी चीज और तुम यहां गलती करते हो, तो तुम्हें क्या समझना है फिर से समझ लो। सबसे पहले ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और तुम्हें कहा गया है जो रिजल्टेंट है वो एफ वाले के साथ 90 डिग्री पर है। मतलब तुम्हें अल्फा दिया हुआ है, ये थीटा नहीं है, थीटा पूछा है, थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल जो कि पूछा है, थीटा पूछा है, अल्फा दिया हुआ है तो टेन अल्फा का ही फॉर्मूला लगेगा। अरे एक बात हो, टेन अल्फा दिया तो टेन अल्फा का ही फॉर्मूला लगेगा ना यार, अल्फा दिया है तो। बच्चे सर हमें कैसे पता चलेगी, बच्चे इसमें लगा रहे हैं आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अबे भाई अल्फा दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, ये कहिए आर इसके परपेंडिकुलर है, आर की वैल्यू नहीं दी हुई। तो जब आर की वैल्यू नहीं दी हुई तो आर का फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूं, एक इक्वेशन में दो अननोन कैसे सॉल्व कर लूंगा, आर और थीटा। तो इसलिए हमें दिया हुआ है आर इसके परपेंडिकुलर है, तो आर एफ के परपेंडिकुलर है तो यहां एफ ही लिखना, इसकी जगह एफ लिखना, क्योंकि अल्फा उसके साथ होता है जिसकी वैल्यू तुम यहां पुट करोगे। चलो 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, सॉल्व कर लो, 2f sin थीटा अपॉन f प्लस 2f cos थीटा। ओके, अब देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है तो इसको ऐसे लिख लो f प्लस 2f cos थीटा बराबर 0। ये तो लिख सकते हो ना, अरे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, रेसिप्रोकल कर दो तुम, इनफाइनाइट पे सॉल्व नहीं कर सकते, 0 पे तो कर सकते हो ना सॉल्व, तो इसको रेसिप्रोकल करो, क्या करोगे 1 अपॉन इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा f प्लस 2f cos थीटा अपॉन 2f sin थीटा। रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, इसको 0 में ले जाओ, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, ये अब ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई। तो cos थीटा बराबर क्या आ रहा है, इसको धर ले जाओ माइनस एफ का डिवाइड दे दो माइनस 2f, f से f cos थीटा बराबर -1/2, -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 120 डिग्री की, आंसर है 120 डिग्री। नॉर्मल कैलकुलेशन, कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन भी नहीं। देख लो दोबारा, आर ऊपर है 90 डिग्री, पहली बात अल्फा दिया हुआ है, क्वेश्चन अल्फा दिया है, दिमाग खराब नहीं करने का, अल्फा दिया है, अल्फा दिया है, बस क्या करना है 10 अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है तो f प्लस 2f cos ये 0, सॉल्व कर लो, इसको दल ले जाओ, 2f का डिवाइड दे दो, ओके, थीटा 120 होता है, ये याद है। इसका आंसर बताओ, को बिना कॉपी पेन चलाए आंसर आता है इसका, बिना कॉपी पेन चलाए आंसर, इसका आंसर है 120। याद करो, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में एक लाइन याद कराई थी, क्या लाइन याद कराई थी, क्या लाइन याद कराई थी लेक्चर की स्टार्टिंग, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने लाइन याद कराई थी, यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के बराबर है। देखो क्वेश्चन वही है लेकिन मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया लिखने का, और एंड की तरफ मेरे क्यों दिया ताकि वो गैप लग जाए, क्वेश्चन वही है लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है, मतलब शकल अलग है। तो जो वो वाला जो क्वेश्चन था जिसमें दो वेक्टर बराबर थे और तीसरा उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं के बराबर होता है, तो थीटा 120 आया था, तो भाई ये उसी का, ये वही क्वेश्चन दोबारा दे दिया है। ये देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट, ये वेक्टर सम ही तो लिखा हुआ है, वेक्टर सम मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड डब्बे मॉड लगा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर बराबर बी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है ऐसे दो डंडे लगाने का मतलब। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, तो 100% थीटा 120 ही होगा। लिख लो, ये लाइन में पहले लिखा चुका हूं, रटा चुका हूं, फिर भी इसका गलत आंसर देते हैं बच्चे। क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से पूछा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बात को। देखो अब ये क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये तो कर ही चुके हो तुम अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ लो। दो इक्वल फोर्स हैं, ए बराबर एक्स, बी बराबर एक्स, दोनों को एक्स मान लो, एट राइट एंगल टू ईच अदर, थीटा 90 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 14.44, ये तो कर लोगे यार, ये तो आ गया होगा सबका। दो इक्वल फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम ले लो, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, एक दूसरे के 90 डिग्री, बस पता तुम क्वेश्चन में ये ध्यान दो, अल्फा दिया है थीटा दिया है, ये पहचानना सीखो।
रिजल्टेंट के साथ दिया हुआ है किसी वेक्टर का एंगल तो वो अल्फा है, और दोनों वेक्टर के बीच का है तो वो थीटा है। अब इसमें थीटा वाला ही लगेगा फॉर्मूला, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम ही है, 2ab मतलब एक्स स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो आर बराबर रूट, देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जीरो, अंडर रूट 2x स्क्वायर मतलब रूट 2x, आर की वैल्यू कितनी है 14.14। अब ये देखो पता है ये वैल्यू ऐसी अजीब सी क्यों दी है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू तुमको याद है 1.414 होती है, 1.414, इससे कितनी बार गया 10 बार, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, ये आंसर है। मतलब जानबूझ के उसने वैल्यू ऐसी दी ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए तुम्हारे लिए, तुम फिर भी गलत करते हो, सीधा कट रहा है 10 बार, बताओ तुम जानबूझ के गलत करो क्या मतलब है, सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब वैल्यू पुट करो सीधे आंसर में, क्या टाइम पास करें। चलो भाई अब इसको ध्यान से, एल्फा है थीटा है, क्या चीज हुई है वही तो तुम्हें समझना है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आल्सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल है, देखो टू वेक्टर ए मेक एंगल 40, देखो अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, किसके साथ बी के साथ, सिंपल है, तो बी के साथ दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, बी की वैल्यू तुमसे पूछी है, ऑल्सो एंगल ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में ये देखो क्या क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए का 2 दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तुमसे पूछा है, बी की वैल्यू तुमसे पूछी है, और थीटा तुम्हें दे रखा है। तो देखो ध्यान से, टेन अल्फा की तो बात है ही अपने पास, तो टेन अल्फा दिया हुआ है तो टेन अल्फा लिखो पहले, तो एल्फ, अरे क्या क्वेश्चन में आर की बात की है क्या, ये बताओ पहले, आर की बात की है क्वेश्चन में, नहीं की ना आर की बात, आर की बात नहीं की, अल्फा की तो अल्फा का फॉर्मूला लगेगा ना यार, बच्चे इसी में फैल जाते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, बी नहीं यहाँ ए लिखना पड़ेगा, प्लस बी ए कॉस थीटा, जो यहां होता है एंगल उसके साथ होता है, तो टेन अल्फा मतलब 1045 बराबर ए मतलब 2 साइन 60 अपॉन बी, इसकी वैल्यू हमको चाहिए 2 कॉस 60, ये सॉल्व करना है बस अपन को, ध्यान से सुनना। अब बच्चों का कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे आपने बी यहां क्यों लिखा ऊपर क्यों नहीं लिखा, अरे भैया अल्फा जो है वो बी के साथ दिया हुआ है, और जो जिसके साथ एंगल होता है वही अकेला होता है, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के मर जाए यार इस बात को, 1045 की वैल्यू 1, 960 की वैल्यू √3/2 अपॉन बी प्लस 2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया 2, ध्यान से क्या आ रहा है 1 बराबर 2 से 2, ये आ गया √3 अपॉन बी प्लस 1, इसको इधर ले जाओ, b प्लस 1 बराबर √3, तो b बराबर आ गया √3 माइनस, ये आंसर है, इधर फॉर्मूला लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चंस एक एक करके कॉपी में होने चाहिए, और बिना देखे सॉल्व होने चाहिए बाद में, तो मैं नहीं हुए क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, जब दोबारा करा रहे हैं जब तो सॉल्व होना चाहिए ना, उसके बाद तो बिना देखे कर सकते हो, तो √3 माइनस 1 आंसर है इसका, ठीक है। तो क्या दिया हुआ था अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, आर की बात की नहीं थी, देखो सब दिया तो है, थीटा दिया है, ए दिया है, अल्फा दिया है, तो बी तो आ ही जाएगा यार, सिंपल ही तो क्वेश्चन था, है ना। तो चलो तुमने ये वाला भी किया होगा, घर पे ट्राई किया होगा, जो इस क्वेश्चन का मकसद था वो देना था ये, तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है ध्यान से। रिजल्टेंट तो आ गया होगा तुम्हारा, रिजल्टेंट क्या है कि बीच में, रिजल्टेंट बीच में जाएगा, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन अगर 90 डिग्री पे लग रहे हैं, आंसर कितने न्यूटन आता है 5 न्यूटन, अरे ये तो अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 लगाया था, पिछले लेक्चर में तो किया था ये अपन ने, तो ये कितने न्यूटन आया था 5 न्यूटन आ गया। लेकिन असली मकसद क्वेश्चन का क्या है, ये व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर इन ऑर्डर टू हैव जीरो रिजल्टेंट, इस बात का मतलब क्या है, देखो 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर, 4 न्यूटन लग रहा है इधर, रिजल्टेंट कितने न्यूटन आएगा 5 न्यूटन, ये रट लो इसको, तो इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन अगर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो आंसर कितने न्यूटन आएगा 5 न्यूटन आएगा, इसको रट लो, 3 4 का असर 5 होता है 90 डिग्री पे।
अब क्वेश्चन में ये कही है कि अगर मेरे को थर्ड वेक्टर चाहिए इसका रिजल्टेंट जीरो करने के लिए, मतलब एक बॉडी पे 3 और 4 न्यूटन यदि लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट जीरो करने के लिए मेरे को जो थर्ड वेक्टर होगा वो कितने न्यूटन का लगाना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ध्यान से, 3 इधर है 4 इधर है, जाएगा बीच में 5। अरे लग 3 और 4 रहे हैं लेकिन असर तो 5 न्यूटन हो रहा है ना, तो हम 5 की बात करें। एक बात बताओ, इन 3 और 4 का असर बीच में 5 हो रहा है, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में यहां 5 न्यूटन और लगा दूं तो बताओ जीरो रिजल्टेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ध्यान से, 3 न्यूटन इधर है 4 न्यूटन इधर है, रिजल्टेंट किधर है इधर, कितने न्यूटन 5 न्यूटन, कितने न्यूटन 5। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहता हूं इनके असर को, 3 और 4 के असर को, तो मुझे 5 न्यूटन मतलब सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। चलो और समझते हैं, फिर से स्टेट को लेकर आते हैं अपन, ठीक है, अपने महंगे वाले स्टेट को लेकर आते हैं, फिर आगे दोबारा डिस्कस करेंगे इसको और समझाते हैं। शेर के लेके आता हूं मेरे शेर, चलो चलो, अरे बड़ा बदमाश है, जल्दी आओ, अरे आ जा बेटा आ जा, बैठो बैठो मुन्ना राजा बैठो, आपका काम बैठने का है बस। अरे यार ये शेर की शक्ल फिर दिखानी पड़ेगी, शेर की शक्ल दिखाओ, ये रहा हमारा शेर, ठीक है। अरे बेटा शेर ना ना ओ ना, गुस्सा नहीं होना, गुस्सा। देखो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन दो फोर्स लगाए अपन ने, ठीक है। अरे बेटा सीधी सीधी सीधी, शाबाश 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 शाबाश। हाँ देखो 3 न्यूटन लगाया इधर, 4 लगाया इधर, बीच में से 5 न्यूटन से जाएगा, तो मैं लगा दो फोर्स रहा हूं लेकिन असर तो कोई एक ही फोर्स हो रहा है 5 न्यूटन वाला। अब कोई यदि आके 5 न्यूटन इधर लगा दे, जैसे मैंने इधर लगाया 5 न्यूटन से जा रही है, अब कोई जैसे मान लो 3 और 4 का असर 5 हो रहा था, ये 5 न्यूटन इधर से जा रही है और 5 ही को इधर लगा दे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे 5 इधर से 5 इधर से, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओहो पिचका तो नहीं है, चलो। हाँ तो अगर किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाए, एक इधर से एक इधर से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। तो यही तो अपन को करना है, लग 3 और 4 रहे हैं लेकिन असर तो 5 है, तो ये मान लो 5 न्यूटन लग रहा है टेढ़ा और इधर ही 5 लगा दो, तो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो। तो अरे बेटा समझ में आया नहीं आया, हाँ ही करनी होती, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास बेटा। हाँ ठीक है, लगी तो नहीं बेटा ज्यादा, बेटा गुस्से में लग रहा है आपसे भाई, ये पीटेगा आज। चलो बेटा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, मानना मत मानना मत। तो समझ में आ गया होगा भाई कि 3 और 4 का असर जो हो रहा है ये 5 न्यूटन इधर हो रहा है, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन और लगा दूं तो नेट रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। तो बस 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 सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो पहले तो सही कर लो भाई, हाँ शाबाश। तो ये एंगल निकालना है, tan अल्फा निकाल ही लोगे इधर से कि भाई उसने ये पूछा 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आ गया, ठीक है, तो ये अपोजिट किस डायरेक्शन में लगेगा, तो निकाल लो ये एंगल अल्फा निकाल लो पहले। तो tan अल्फा बराबर बी, बी कितना है, किसके साथ एंगल निकालना है 3 के साथ, तो बी 4 को मानो 4 sin थीटा अपॉन 3 प्लस 4 cos थीटा, थीटा बराबर कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो tan अल्फा बराबर 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90, तो tan अल्फा बराबर sin 90 की वैल्यू 1 cos 90 0, तो tan अल्फा बराबर 4/, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/। तो अल्फा कितने न्यूटन आया, सॉरी अल्फा कितने डिग्री का आया, tan इनवर्स 4/3, 4/3 tan में कितने की वैल्यू होती है, 4/3 tan में कितने की वैल्यू होती है निकालो। याद है मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल बनाना सिखाया था, तो 53 डिग्री वाला ट्राइंगल क्या था, यहां मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इसके लिए समझ में। 53 डिग्री यहां लिख दो 4, यहां लिख दो 3, यहां लिख दो 5, तो tan 53 बराबर क्या था याद करो 4/3। ये मैं पहले सिखा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री में कि tan ये जो 4/3 होती है tan में 53 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब ये जो अल्फा 53 डिग्री आया यहां से, अगर ये 53 है तो बताओ ये इसके इक्विवेलेंट अपोजिट हो गया नहीं हो गया 53, मतलब इस लाइन से अगर मैं 53 डिग्री एंगल पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही लगाना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड कैसे लगाना पड़ेगा सेम। तो अगर मैंने 5 न्यूटन इधर लगाया
और 5 न्यूटन धर लगा दिया अपोजिट, ये 5 न्यूटन तो 3 और 4 का असर है। अगर मैं 5 न्यूटन धर अपोजिट और लगा दूं 53 डिग्री एंगल पे, मैंने निकाला है, तो उस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। रिजल्टेंट का 0 का मतलब कि उस पर अब कोई फोर्स असर नहीं कर रहा, वो बॉडी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। तुम लगा तो रहे हो फोर्स लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, यह है 0 रिजल्टेंट का मतलब। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे समझो एक लाइन बोल रहा हूं मैं कि अगर एक ही प्लेन के अंदर अगर मेरे को रिजल्टेंट 0 करना है तो कम से कम 3 फोर्स लगाने पड़ेंगे, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, अभी 2 पॉइंट बनाऊंगा। अगर दो इक्वल हैं, 4 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट अपने आप ही 0 हो गया। लेकिन 0 डिग्री के अलावा 180 डिग्री के अलावा कोई और एंगल आ जाए, 0 डिग्री के अलावा या तो कोई और एंगल आ जाए या इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, और कोई एंगल आ जाए, तो कम से कम 3 फोर्स तो लगेंगे 0 करने के लिए। जैसे देखो 4 और 4 का असर 0 हो गया, ये कब हो सकता है? जब थीटा 180 हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, ये तो तब की कंडीशन है। लेकिन नॉर्मली हम क्या कहेंगे? नॉर्मली कहेंगे कि भैया कम से कम हमें 3 फोर्स चाहिए। जैसे 3 न्यूटन धर था, 4 न्यूटन धर था, तो रिजल्टेंट कितना आया? 5 न्यूटन। ये रिजल्टेंट 5 न्यूटन तो आया ही, ये लगा नहीं है, 3 और 4 ही लगे हैं। तो इसको, इन दोनों के असर को खत्म करने के लिए कम से कम एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना अपन को, कम से कम एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें एक ही प्लेन के अंदर रिजल्टेंट 0 करना है अनइक्वल वेक्टर का, मतलब अनइक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो कम से कम 3 वेक्टर लगेंगे। 2 का जो असर आए उसके अपोजिट तीसरा वाला लगा दो, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। ये सबसे जरूरी बात है। जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था शेर के ऊपर, भैया अपने हुगार शेर था भैया, तो उसके ऊपर जब मैं फोर्स लगा रहा था तो बीच में जा रहा था 2 फोर्स के बाद, अगर मैं उसी के अपोजिट लगा दूं तो रिजल्टेंट 0। मतलब कम से कम 3 फोर्स तो लगेंगे। अगर वो वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, कम से कम 3 लगेंगे, 3 से कम पे काम नहीं होगा। तुम कहोगे सर 2 पे काम हो जाएगा, तो भैया मैंने वो कंडीशन बता दी, 2 पे कब काम करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और कोई एंगल है, तो 100% कम से कम 3 वेक्टर तो लगेंगे उसको 0 करने के लिए, मिनिमम 3 वेक्टर्स। ज्यादा पे भी हो जाएगा ऐसा नहीं है, मिनिमम की बात हो रही है। जैसे दोबारा मैंने लगाया 6 न्यूटन, यहां लगा दिया मान लो 7 न्यूटन, तो रिजल्टेंट के बीच में आएगा। इनका जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट में एक और फोर्स लगा दूं, उसके अपोजिट यदि मैं एक और फोर्स लगा दूं, बताओ रिजल्टेंट 0 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो आए 2 वेक्टर्स का, उसके अपोजिट तीसरा लगा दो तुम, 100% रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये लिख लेना कि एक ही प्लेन के अंदर अगर 2 अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो 100% 3 कम से कम फोर्स लगेंगे, मतलब 3 वेक्टर लगेंगे उसके रिजल्टेंट को 0 करने के लिए। ये था इसके बारे में, ठीक है। तो ये थे होमवर्क के सारे क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस कर लिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस का।